एंड वेलकम टू ऑल आवर प्राइम मेंबर्स। मनी नाइन के प्राइम मेंबर्स के लिए हम स्पेशल ये पोर्टफोलियो एनालिसिस का हाफ एन आवर लेकर आते हैं, वेल्थ लाइन, जिसमें हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पूरे अटायर और लुक से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम आज दिवाली की शुभकामनाओं के साथ आपका पोर्टफोलियो आज जो है वो ठीक करने वाले हैं, और ये भी समझने वाले हैं कि भाई संवत 2082 आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में वो कौन सी चीज है जो होनी चाहिए और वो कौन सी चीज है जिसे आपको बाय बाय कर देना चाहिए इस नए साल में। अब तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपके पोर्टफोलियो का एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं हम सब की चहेती सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा जी। और चहेती मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं पूनम मैम को बहुत लंबे समय से जानती हूँ, अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं उनके साथ शोज करती थी और यहाँ पर भी उनका साथ बरकरार रहा है मनी नाइन पर, और मेरे साथ जुड़ चुकी है। सो मैम, सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू यू। आपके लिए ये दिवाली बहुत अच्छी रहे मैम। Same to you, Priyanka, and everybody, team Money Nine, and everybody else who's watching us. Wish you very, very happy and a prosperous Diwali. ओके, चलिए, अब दिवाली आ गई है। वो पूरा साल जो है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के लिए भी अच्छा नहीं रहा, इक्विटी में निवेश करने वालों के लिए भी अच्छा नहीं रहा। शायद अभी सबसे ज्यादा स्माइल सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने वाले कर रहे होंगे। बट आपको क्या लग रहा है, अब नए साल की तैयारी करते हैं भाई, जो साल बीत गया सो बीत गया, अब अगले साल में मुझे अपने पोर्टफोलियो में क्या रूल फॉलो करना होगा? क्योंकि मैंने एक साल, ऑलमोस्ट एक साल एकदम फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न देख लिया है। अगले साल मैं क्या करूं अपने पोर्टफोलियो में? सो प्रियंका, ये जो सिचुएशन आई है इस साल, दिस इज अ टिपिकल साइक्लिकल नेचर ऑफ द मार्केट्स. मार्केट्स आर वोलेटाइल एंड दे आर अ रिस्की एवेन्यू, जहां हमें पता है कि रिस्क है और अप एंड डाउन बने रहते हैं. तो अभी स्पेशली द पीपल हु स्टार्टेड इन्वेस्टिंग आफ्टर द कोविड, उन्होंने वन वे अपवर्ड हमेशा देखा है. दे हैव नॉट सीन द डाउन साइड्स ऑफ द मार्केट्स. तो उन्हें ये शायद पहली बार देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा पैनिक्ड है कि 2024 दिवाली में सेंसेक्स 79,000 था और आज 82,000 है, बेरली एनी ग्रोथ. सेम थिंग विद द निफ्टी ऑल्सो. वहीं गोल्ड एंड सिल्वर 50-60% का बुकिंग प्रॉफिट्स बना रहे हैं. सो द साइक्लिकल नेचर ऑफ द मार्केट को यहाँ समझना है और उसे अपने मेच्योरिटी ऑफ योर पोर्टफोलियो मानना है. मार्केट्स आज हमें नहीं परफॉर्म करके रिटर्न्स अच्छे दिए हैं. दैट डजंट मीन कि आपको इन्वेस्ट करने से रुकना है या अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट रोक देना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में यही अप्स एंड डाउन्स आपको एवरेजिंग बना के देंगे. और इसके क्लासिक एग्जांपल्स वो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो हैं जो राइट फ्रॉम लाइक इफ यू रिमेंबर 2008 में भी ऐसा एक ये तो फ्लैट मार्केट है, बट 2008 में मार्केट बहुत नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे. तब से लेके जो लोग बने हुए हैं उनके रिटर्न्स आज भी डबल डिजिट्स हैं, माइनस की तो बात ही जाने दीजिए. सो अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है, वेल्थ एक्यूमुलेट करना है, सो यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, बट यू हैव टू गिव टाइम टू द मार्केट. यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, बिकॉज हमें कॉन्सेंट्रेट करना है अपने गोल के ऊपर. एंड द प्लान विच वी हैव मेड फॉर दैट गोल, उससे हमें डिटूर नहीं होना है. तो अगर हम ऐसा डिसिप्लिन तरीके से करते रहे और अपना एसेट एलोकेशन, द की वर्ड हियर प्रियंका इज द एसेट एलोकेशन. इफ यू स्टिक टू योर एसेट एलोकेशन, जैसे मान लीजिए आपने सोचा है कि आप 30% डेट में रह रहे हैं और 70% इक्विटी में रह रहे हैं, और आज के हालात देख के आपका इक्विटी पोर्शन थोड़ा कम हो गया है और डेट बढ़ गया है, तो आपको रीएलोकेट करना है, मुझसे जरूरी. And you have to keep your asset allocation at the level which you had started your journey for whatever goals. So I think market cyclical hai, and it is one of that time, but not to worry, and you have to keep doing your asset allocation in the right manner. ओके, सो पूनम मैम, क्योंकि हम न्यू इन्वेस्टर्स पर फोकस करते हैं, तो कोई अगर न्यू इन्वेस्टर है तो उसके लिए अब आपकी क्या सलाह होगी? अगर वो न्यू इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है, मार्केट डिप्स में है, सो दिस इज द राइट टाइम. आपने कहा कि यहाँ पर आपको निवेश करने से घबराना नहीं, अगर पोर्टफोलियो कंटिन्यू कीजिए. पर मैं एक न्यू इन्वेस्टर हूँ, मैंने अभी अभी शुरू किया है, तो मैंने ये काम तो सही कर लिया कि मैंने शुरू कर दिया राइट टाइम पे. अब मुझे क्या चीज है जो ख्याल रखना है? उनके लिए कुछ रूल्स आप सेट करके हमें बता सकती हैं?
सो जो न्यू इन्वेस्टर हैं जो अभी ही मार्केट में अपनी एंट्री लेते हैं, तो उन्हें सबसे पहले तो घबराना नहीं है. डू नॉट पैनिक बिकॉज ऑफ द रिटर्न्स व्हाट दे मस्ट हैव सीन इन द पास्ट 1 ईयर. दैट इज द रूल नंबर 1. सेकेंडली, इन्हें स्टेप अप जरूर करना चाहिए एवरी ईयर. जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है और आपके फ्यूचर गोल्स अमाउंट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है. यानी इन्फ्लेशन को मैं हमेशा एक डीमन कहती हूँ कि वो खा जाएगी आपके रिटर्न्स को और आपके गोल को, अगर आपने उसको कंसीडर नहीं किया. उसको फाइट करने के लिए आप ग्रेजुअली अगर 10% से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते जाएं और उसके साथ ही इन्वेस्टमेंट के साथ ही अपने रिस्क को भी एसेस करते हुए इन्वेस्ट करें. रिस्क से मेरा मतलब है कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपका अप्रोप्रिएट हमेशा होना चाहिए. मान लीजिए अभी आपकी इनकम सालाना 10 लाख रुपए है, तो आपके लिए 2.5 से 3 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस इनफ होगा. बट आगे चल के अगर आपकी इनकम बढ़ के 20 लाख रुपए होती है, तो आपको उसी प्रोपोर्शन में आपका लाइफ कवर भी बढ़ाना चाहिए, बिकॉज तभी आपकी पूरी फुल प्रूफ फाइनेंशियल प्लानिंग हो पाएगी. एक सेकंड नंबर ये. थर्ड आपको अपने पोर्टफोलियो के ऑल टाइम डिवर्सिफाइड रखना है. ऐसे नहीं है कि अभी गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं गोल्ड में निवेश कर लूं, सिल्वर में अच्छा कर रहा है मैं सिल्वर में कर लूं, अभी इक्विटी अच्छा नहीं दे रहा तो मैं इक्विटी में ना करूं निवेश. रेट कट्स की बातें आ रही है तो मैं थोड़ा डेट में डाल दूं. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. आपको अपना रिस्क एपेटाइट समझते हुए, अपने गोल्स का टाइम होराइजन नक्की करते हुए आपको एसेट एलोकेशन करना है और उस पर बने रहना है. So I think diversification and asset allocation is a key to make good wealth in the markets. ओके, सो जो 4 पॉइंट्स मैं पिक कर रही हूँ, पहले तो घबराना नहीं है. मार्केट के आपको 1 साल में कोई रिटर्न नहीं मिल रहा होगा, तो ये बस स्टार्ट है. अभी इसमें घबराना नहीं, स्टेप अप करना है. 1 साल में रिटर्न नहीं मिला तो अगले साल कहेंगे मैं इसको बढ़ाता नहीं, वही अमाउंट रहने. नहीं, ये नहीं करना है. स्टेप अप करना है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, इन्फ्लेशन से लड़ना है. पॉइंट नंबर 3, आपके पोर्टफोलियो में जो है केवल एक एसेट पर फिदा मत होइए. तो एसेट एलोकेशन इज पॉइंट नंबर 4. तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाना है, अलग अलग एसेट्स को शामिल करना है. जो चमक रहा है, पास रिटर्न देख करके उस पर फिदा नहीं होना है. प्लीज इसका ख्याल रखिएगा. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर पोर्टफोलियोज, क्योंकि हमारे प्राइम मेंबर्स जो हैं वो अपने पोर्टफोलियो स्पेशली भेजते हैं कि हम उनका डिटेल्ड एनालिसिस कर सकें. और जो लोग देख रहे हैं प्राइम मेंबर हैं, प्लीज अपने क्वेरीज हमें money9prime@tv9.com पर भेजिए. जिन लोगों ने क्वेश्चंस भेजा उनके पोर्टफोलियोज को लेना शुरू करेंगे हम. और सबसे पहला पोर्टफोलियो मैं ले रही हूँ जगदीश जी का. सो जगदीश जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं सामने. मैम, इन्होंने हमें बताया कि इनकी एज है 39. 10 साल में 3 करोड़ का टारगेट ये अचीव करना चाहते हैं. 46,000 की इन ऑल ये अभी सिप कर रहे हैं. सो 46,000 की सिप कहाँ कहाँ कर रहे हैं? तो एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप में कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप फंड में 10,000 कर रहे हैं, पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 7,000, निप्पॉन इंडिया के मल्टी एसेट फंड में 7,000, बंधन के स्मॉल कैप में 10,000, इन्वेस्को इंडिया के स्मॉल कैप में 6,000. तो 2 स्मॉल कैप है, एक मल्टी एसेट है, एक फ्लेक्सी कैप है, और 2 लार्ज एंड मिड कैप है, एक एसबीआई और एक मोतीलाल. कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? 39 जगदीश जी की एज है, 10 साल तक ही निवेश करेंगे, यानी जब ये 49 के होंगे तो उनको 3 करोड़ चाहिए. बन जाएंगे क्या? मुझे तो मुश्किल लग रहा है. पूनम मैम, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? So प्रियंका, फर्स्ट क्वेश्चन इनका जो रिलेटेड टू द गोल अमाउंट है 3 करोड़ इन 10 years विद 46,000 रुपीज SIP. मार्केट का हम अगर 12% रिटर्न मान के चलते, बिकॉज दैट इज द कंजर्वेटिव रिटर्न. और मैं ये बात रिटर्न के दायरे में ये भी कहना चाहूंगी यहाँ पे कि इन्वेस्टर्स को अगले 2-3 साल के लिए जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, जो कोविड से लेके अब तक 20%, 22%, 25% रिटर्न बने थे, उसको थोड़ा टोन डाउन करना चाहिए. एंड वी शुड हैव अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द रिटर्न्स इन दिस कमिंग ईयर. तो हम 12% से मान लीजिए एवरेज रिटर्न्स मान के चलते हैं, तो टारगेट तक पहुंचना आपने सही पकड़ा कि थोड़ा मुश्किल है. सो 12% से करीब 1.5 लाख रुपए बन सकते हैं इनके. तो सीधी सीधी बात, 1.5 करोड़ बन सकते हैं. तो अगर आप को 3 करोड़ बनाने हैं, इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज 1.5 से कम ही बनेंगे, तो इन्हें 3 काम कर सकते हैं ऐसे लिहाज में. या तो आप अपनी SIP बढ़ाएं, 46,000 जो है उसको बढ़ा के आपको
1.5 लाख के आसपास कर लीजिए, 1,40,000, 1,30,000 कर दें। सेकेंड ऑप्शन कि भाई हमारे पास नहीं है इतने हर महीने करने के लिए, तो आप 25% से स्टेप अप करिए हर साल अगले 10 साल तक, तो आप पहुंच जाएंगे अपने गोल पे। वो भी आप नहीं कर सकते तो आपको डेफिनेटली तीसरा करना ही होगा, बिकॉज उसके सिवाय कोई चारा नहीं है। उसमें आपको अपना टाइम होराइजन बढ़ा के 10 साल से बढ़ा के 18 से 19 साल करना होगा। बट एट द सेम टाइम प्रियंका बहुत क्लोजली वॉच करें अपने पोर्टफोलियो को, कि अगर मैंने ये 12% के रिटर्न से कैलकुलेशंस दिए, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल ज्यादा रिटर्न देता है 15% या 16% देता है, तो जो कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड टाइम है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहे साल दर साल। तो ये तो हो गई रिटर्न्स रिलेटेड बात हमारी। अब पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। इन्होंने बहुत सोच समझ के, मुझे लगता है अच्छे से एनालाइज करके पोर्टफोलियो बनाया है। इन्होंने जो एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप और मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप, जो सेम कैटेगरी के 2 फंड चुने हैं, जिसमें ये 16,000 रुपए एसआईपी कर रहे हैं, विच इज अबाउट 35% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो, जो मुझे ज्यादा लग रहा है। तो उसमें इन्होंने जो पोर्टफोलियो चुना है ना, बहुत बारीकी से देखने पे ये दिख रहा है कि ये दोनों फंड्स में ओवरलैपिंग ऑफ फंड्स स्टॉक्स बहुत नेग्लिजिबल हैं। यानी दोनों फंड्स जो हैं सेम कैटेगरी के हैं, मगर दोनों के जो चॉइस ऑफ स्टॉक्स है बिल्कुल अलग है। तो इस वजह से उनका ओवरलैपिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहा, मगर यस कैटेगरी वाइज ओवरलैपिंग है। दूसरा, इन्होंने जो बंधन का स्मॉल कैप और इन्वेस्को स्मॉल कैप लिया है, उसमें भी 16,000 की एसआईपी करे, उसमें भी ओवरलैपिंग मैंने बहुत कम देखी है, क्योंकि जो यूनिवर्स है स्मॉल कैप का वो बहुत बड़ा है, और बंधन स्मॉल कैप है वो 200 से भी ज्यादा स्टॉक्स इंक्लूड करता है अपने पोर्टफोलियो में। और वहीं आप इन्वेस्को स्मॉल कैप का देखेंगे, वो एक छोटे पोर्टफोलियो से चलता है, बेरली 70 स्टॉक्स है उनके पोर्टफोलियो में। चाहे तो ये चारों में बने रह सकते हैं, पर मुझे लगता है बेटर डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्हें एक रीवर्क करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को। आइडियल पोर्टफोलियो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप कंटिन्यू करें, पर उसमें 5,000 की एसआईपी करें। मोतीलाल मिड कैप में शिफ्ट कर दें फ्रॉम लार्ज एंड मिड कैप टू प्योर मिड कैप, क्योंकि ये देखना चाहिए कि फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट सभी में थोड़ा थोड़ा लार्ज कैप वैसे भी होता है, और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में चालू रखें 10,000 की अपनी एसआईपी। निप्पॉन मल्टी एसेट में ये 7,000 से बढ़ा के 10,000 कर दें, क्योंकि इसमें गोल्ड भी है, डेट भी है, सभी कुछ है। बंधन स्मॉल कैप में 5,000 कर दें एसआईपी, और इन्वेस्को स्मॉल कैप में भी कंटिन्यू करें विद 5,000 रुपीज, और साथ ही एक ऐड कर दें आईसीआईसीआई वैल्यू फंड, बिकॉज वैल्यू प्रपोजिशन कैन बी वेरी रिवॉर्डिंग इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। ओके, सो एक वैल्यू फंड एक्चुअली इट कुड बी अ गुड आइडिया, लेकिन एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप रहेगा, और मोतीलाल के लार्ज एंड मिड कैप की जगह एक मिड कैप जो है जगदीश जी आपके लिए बेटर सूटेड लग रहा है, पराग पारेख, निप्पॉन मल्टी एसेट, ये सब कंटिन्यू करेंगे। अमाउंट चेंज की है पूनम मैम ने, वो देख लीजिएगा, और एक वैल्यू फंड आपके लिए अच्छा है। ओके जगदीश जी, आई होप हमने आंसर कर दिया हो। मैम आपने एक बहुत जरूरी बात कही कि भाई अभी जो है आपको अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा म्यूटेड रखने की जरूरत है, तो कितना म्यूटेड रखें? 12% क्या सही है? 12% तक का तो रिटर्न मिल जाएगा, या फिर 12% से नीचे भी रिटर्न के लिए हमें तैयार रहना है? तो प्रियंका, इन द शॉर्ट टर्म में भी यस 8 to 9, 10% ही हो सकता है, बट हम हमेशा म्यूचुअल फंड या स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को, इक्विटीज को हम लॉन्ग टर्म व्हीकल मानते हैं। तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली 12% इज नॉट अ वेरी एम्बिशियस रिटर्न। 12% बिल्कुल मिल सकता है, बट इन द शॉर्ट रन आपको थोड़ा रिटर्न एक्सपेक्टेशन टोन डाउन करना चाहिए। ओके, सो नए संवत के लिए एक और चीज जिसके लिए तैयार रहना है कि थोड़ा सा रिटर्न के अपने एक्सपेक्टेशन को टोन डाउन करना होगा हमें, लेकिन लॉन्ग टर्म में सब कुछ सही है। शॉर्ट टर्म का नजरिया रहेगा ना, तो फिर आप थोड़ा कम रिटर्न आपको जो है जनरेट होगा। शुभजीत लाइव मुझसे पूछ रहे हैं ये बात कि क्या मैं अपना रिपीट कर सकती हूँ? तो शुभजीत और सिर्फ आपके लिए ये है जवाब, money9prime@tv9.com, इस पर आप हमें अपना पोर्टफोलियो सेंड कीजिए। ठीक है, मूविंग ऑन, हम नेक्स्ट पोर्टफोलियो को लेकर आते हैं। कौशिक शंकर गुहा का पोर्टफोलियो मैं चाहूंगी कि हम सामने स्क्रीन पर ले आए। जगदीश जी को आंसर दे दिया है, कौशिक जी का पोर्टफोलियो आ गया है। सो कौशिक जी जो है उनकी उम्र है 34, रिटायरमेंट के लिए ये 1.5 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं, 25 साल का समय है। निवेश कर रहे हैं एसबीआई के फंड में 1,000, निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में 2,000,
मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 2000, पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप फंड में 2000, जियो ब्लैक रॉक के निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 2000, 9000 की सिप कर रहे हैं। 25 साल के बाद 1.5 करोड़ कौशिक जी जुटाना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। सो इनका जो टाइम होराइजन है वो 25 लॉन्ग इयर्स है। और प्रियंका, जैसे हम हमेशा देखते हैं और ओवर द इयर्स देख भी रहे, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग हैपेंस, जितना लंबा टाइम होराइजन होता है उतना। अभी पिछले सवाल में जगदीश जी 46,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे थे, विच इज लाइक मच मोर देन 9,000 रुपीज, अबाउट 7 to 8 टाइम्स ऑफ 9,000। तो भी वो 3 करोड़ रुपए नहीं बना पा रहे थे, और यहाँ महज 9,000 रुपए से ये 25 साल का समय है, तो अपने डिजायर्ड कॉर्पस ऑफ 1.5 करोड़ ये बहुत आराम से पहुंच सकते हैं विद 12% रिटर्न्स। सो एज पर द गोल अमाउंट जो इन्होंने आज नक्की करी, ये वहां बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक पॉइंट आउट हियर प्रियंका, कि आज आपको जो खर्च लग रहा है कि 1.5 करोड़ में इनफ है, वो 25 साल बाद इन्फ्लेशन एडजस्टेड सेम रहेगा कि नहीं, या कितना रहेगा, वो फैक्टर इन करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आज आप ऐसा सोच रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपए मेरे पास आज है, तो मैं कल से मेरा रिटायरमेंट में SWP के थ्रू मेरे रोजमर्रा के खर्चे उठा सकता हूँ, तो वही 25 साल बाद वही 1.5 करोड़ की कीमत विद बेयरली 5% ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ के हो जाती 5 करोड़। तो क्या इन्होंने अपनी कैलकुलेशन में, बिकॉज रिटायरमेंट जैसा बड़ा लॉन्गेस्ट टर्म का जो गोल है, उसमें एक बार रिटायरमेंट आने के बाद इनकम बंद हो जाती है, सिर्फ आउटगोइंग होती है, तो उस वक्त आप कहाँ से बंदोबस्त करेंगी? तो अगर आपने अभी से फैक्टर इन कर लिया, तो आप बखूबी उसको स्लोली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स में, और उस हिसाब से आप प्लान बना सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सोच लेना बहुत जरूरी है। जिस तरह इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती है, आप भी स्टेप अप करें, 10 से 15% का स्टेप अप करेंगे तो आप 25 साल में 5 करोड़ रुपए जरूर बना पाएंगे। अब रही बात इनके पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो में इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप है, पराग पारेख है, जियो हालांकि इंडेक्स फंड लिया है इन्होंने वाला कैटेगरी के, इनमें से एक ये शिफ्ट आउट कर सकते चाहे तो, और वैल्यू या कॉन्ट्रेरियन फंड को इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज इनके पास फोकस फंड है, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप सभी है। सो आई थिंक इट इज अ वेरी आइडियल फिट। ओके, सो मैं चाहूंगी कि अभी हम दिखा रहे थे पूनम मैम ने जो रिप्लाई भेजा था कौशिक के लिए, क्या हम वो स्लाइड फिर से दिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने सारी बात पॉइंट्स में लिख दिया है कौशिक जी आपके लिए, जो पूनम मैम का जवाब है। तो आप एक स्क्रीनशॉट बेशक इसका ले लें, और आप इसको पॉज करके वीडियो को भी आप इस आंसर को देख सकते हैं, और आपको इससे मदद मिलेगी। पूनम मैम ने जो जो कहा वो पॉइंट द पॉइंट। देखिए 9,000 आपको 1.5 करोड़ तक बिल्कुल पहुंचा रहा है, उसको लेके तो कोई चिंता नहीं है, पर चिंता ये है कि 25 साल के बाद जब ये 1.5 करोड़ जमा होंगे, तो क्या उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही होगी। तो इसको देखते हुए स्टेप अप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कौशिक जी इसको फॉलो कीजिएगा जरूर से। ऑलराइट, अगले पोर्टफोलियो की तरफ हम रुक करें, उससे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगी जो प्राइम मेंबर्स हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया हमारे शो के दौरान। चंदन पेलनेकर जी ने ज्वाइन किया है, न्यू मेंबर है, थैंक यू चंदन फॉर योर सपोर्ट। प्रवीण जी ने ज्वाइन किया है, प्रवीण थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और मास्टर साहब पूछ रहे हैं स्टॉक पर सवाल, तो स्टॉक पर सवाल का जवाब तो आपको हमारे स्टॉक के शो में मिलेगा। हम भी अब बात कर रहे हैं प्योर एंड प्योर म्यूचुअल फंड्स की। रूबी रॉय जी का क्वेश्चन लेकर आते हैं, कौशिक जी का जवाब हमने दे दिया है। रूबी रॉय की एज है 45, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए ये 3 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, जिसमें 1 करोड़ इन्हें 2030 में चाहिए, 2 करोड़ 2038 में चाहिए, बच्चों की शादी के लिए 2 करोड़ इनको चाहिए, रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ चाहिए। निवेश कर रहे हैं ये अच्छा खासा अमाउंट, 2,07,500 रुपीज। HDFC के फ्लेक्सी कैप में 82,500, HDFC के मिड कैप में 25,000, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 25,000, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में 25,000, निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में 25,000, निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 25,000। और सब में मैम इन्होंने ब्रैकेट में लिखकर बताया कि वो स्टेप अप भी करेंगी। सो आई थिंक रूबी आपने वो मंत्र तो समझ लिया है कि आप स्टेप अप भी करेंगी, पर आपके गोल्स हैं बच्चों की शादी और बच्चों की पढ़ाई और खुद का रिटायरमेंट। पूनम मैम से पूछते हैं। पूनम मैम।
सो आई थिंक प्रियंका, ये आप और आपकी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि लोग किस तरीके से स्टेप अप समझने लगे हैं। ऑलरेडी उनके क्वेश्चंस में गोल अमाउंट होता है, पीरियड ऑफ गोल होता है, और अच्छा खासा बाइफर्केट करके गोल बनाए रहते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सो रूबी जी ने बहुत अच्छे से अपने दोनों बच्चों के लिए एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट इन 2038 तक का बनाया हुआ है प्लान, 20 साल बाद तक का। तो बस जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आई होप इन्होंने भी इन्फ्लेशन को फैक्टर इन किया है अपने हर गोल के साथ। क्योंकि जो चिल्ड्रन एजुकेशन की बात जो 2038 में कर रहे हैं 3 करोड़ रुपए की, तो वो भी बढ़ के 4.5 करोड़ हो जाएगी, बाय द टाइम आप उस गोल तक पहुंचेंगे। मैरिज के गोल जो इन्होंने बताए हैं 2 करोड़ के 2036 में, अगर मैं बेरली 6% इन्फ्लेशन मानूं तो वो भी 3.25 करोड़ हो जाता है। तो इस तरह के कैलकुलेशन आई होप इन्होंने लिया हो। बेटे के मैरिज के लिए जो 2 करोड़ उन्होंने सोचे हैं वो बिकॉज इन्होंने 20 साल के बाद मैरिज का रखा है, तो 2 करोड़ बढ़ के 6 करोड़ तक पहुंच जाता है। रिटायरमेंट 2038 है, उसके लिए भी 3 करोड़ से बढ़कर 6 करोड़ अमाउंट चाहिए। अब ये सब अमाउंट में अच्छी बात ये है कि इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं विद स्टेप अप इन्होंने सोचे, वो सब अचीव हो सकते। ओके, देयर इज नो क्वेश्चन इन द एक्यूमुलेशन ऑफ द अमाउंट। बस इन्हें उसको और फाइन ट्यूनिंग कर लेना चाहिए कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड, क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशंस आपको अभी बताए वो बहुत जेनरिक इन्फ्लेशन फिगर 6% से बनाए हैं, बट इन प्रैक्टिकलिटी रियल में हर एक चीज के साथ हमारे कंट्री में अलग तरह के इन्फ्लेशन फिगर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एजुकेशन में हम देखते हैं कि साल दर साल 10% जितना इन्फ्लेशन होता है, और मैरिज रिलेटेड कंज्यूमर आइटम्स में भी 10 के ऊपर ही आप देखेंगे कि साल दर साल बढ़ोतरी होती जा रही है। सो एवरी गोल, एवरी इंसिडेंट हैज अ डिफरेंट इन्फ्लेशन फिगर, तो वो आपको इनकॉर्पोरेट करना है अपनी कैलकुलेशन में। बाकी आपका सही जा रहा है स्टेप अप के साथ अगर आप कर रहे हैं तो। पर मुझे लगता है पोर्टफोलियो में थोड़े चेंजेस करने चाहिए। आइडियल पोर्टफोलियो जैसे आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में 25,000 रखें, एचडीएफसी मिड कैप में आप 25,000 रख सकते हैं। हालांकि फ्लेक्सी कैप में आप दोनों मिड कैप और फ्लेक्सी कैप एक का न रख के आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं, ऑप्ट इन कर सकते हैं। फिर यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक पैसिव लार्ज कैप फंड है, आप उसमें बने रह सकते हैं। मेरा लार्ज एंड मिड कैप में 25,000, वाइट ओक मल्टी एसेट फंड में 25,000। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट मल्टी एसेट फंड, क्योंकि आपके डिफरेंट टाइम फ्रेम के गोल्स हैं। इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड 25,000, और कोटक मल्टी कैप आप चुने मल्टी कैप कैटेगरी में, उसमें 25,000। इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आई थिंक बेटर कॉर्पस बदल पाएंगे। ओके, सो देखिए सामने आपके हमने वो लिख करके पेश करने की कोशिश की कि आपको क्या चेंजेस बोले हैं। बस जो एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी का जो मिड कैप है, उसकी जगह, क्योंकि एक ही कंपनी के 2 स्कीम्स की जगह आप डाइवर्सिफाई करने के लिए रूबी पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप ले सकती हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, आपने स्टेप अप लिखा है, बहुत अच्छे अमाउंट की आप कर रही हैं और आप अपने गोल्स तक पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। बस इन्फ्लेशन का ख्याल रखना होगा कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जो हमें ऑलरेडी लग रहा है कि आपने वो काउंटर किया है। सो रूबी जी, आपके लिए तो ताली, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो, स्टेप अप की प्लानिंग बहुत अच्छी है। सो रूबी रॉय, आप बहुत सही बढ़ रही हैं, आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं हम, राजीव जी का क्वेश्चन मिलेंगे। राजीव की एज है 45, 28,000 और निवेश करना है, नई सिप करूं या मौजूदा सिप में ऐड करूं? तो अभी 42,000 की सिप ऑलरेडी कर रहे हैं और 28,000 की ऐड करनी है। अभी कर रहे हैं पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 10,000, आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 10,000, एचडीएफसी के मिड कैप में 10,000, बंधन के स्मॉल कैप में 10,000 और आदित्य बिरला के लार्ज कैप में 2,000। क्या कहेंगी मैम? राजीव जी अगर 28,000 की और एसआईपी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि और कैटेगरीज एक दो ऐड कर सकते हैं। आदित्य बिरला के लार्ज एंड मिड कैप को छोड़ भी सकते हैं, बिकॉज इन्होंने सिर्फ 2,000 की एसआईपी की है और ये कैटेगरी ऑलरेडी इनके एग्जिस्टिंग इसमें है।
तो वो 2000 की बजाय आप 10,000 की SIP इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा फंड में करें, और एक मल्टी एसेट फंड व्हाइट ओक का ले सकते हैं। तो इस तरीके के 2 फंड और ऐड करेंगे तो मुझे लगता है कि इट विल बी अ बेटर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। और एक थीम फंड, हाँ प्रियंका, एक थीम फंड भी ये इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अभी कंजम्पशन फंड बहुत हमें लग रहा है कि आगे चलते हुए अच्छे जाएंगे, बिकॉज कंजम्पशन फंड का यूनिवर्स बहुत बड़ा है, उसमें हर ही तरह की कैटेगरी आती है, GST का भी अभी फायदा मिल रहा है उसमें, तो आप एक थीम फंड भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो तीनों जो हमने यहाँ बताए हैं, एक कॉन्ट्रा फंड, एक थीम फंड और एक मल्टी एसेट फंड, ये तीनों में आप 10,000 की SIP करेंगे तो टोटल 70,000 आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी। ओके राजीव जी, आप कुछ ऐड कर सकते हैं? और लार्ज एंड मिड कैप से इसलिए मैम एग्जिट करने के लिए कह रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप इसे कवर कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो उसकी जगह जो सजेशन है किस कैटेगरी में जाइए आपके सामने है, कॉन्ट्रा, थीमेटिक और मल्टी एसेट, ये अच्छे चॉइसेस आपके लिए हो सकती हैं। एक लाइव क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि जो लाइव क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं भी यही सवाल मैम से थोड़ी देर पहले पूछ रही थी। So, राजेश मालू न्यू इन्वेस्टर है मैम, एज 29 है, यंग भी है, न्यू भी है, और ये 25,000 की मंथली टिप शुरू करना चाहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली 15 साल का नजरिया है। राजेश जैन नाम है, बीकानेर से जुड़े हुए हैं। तो 25,000 की सिप अगर 29-year-old wants to start 15 साल के नजरिए से, तो क्या उनको सलाह देंगे आप? तो अगर 25,000 की SIP करनी है और हम 25,000 की बता दें, उसमें मुझे इतना वैल्यू नहीं लगता जितना मैं ये जानना चाहूंगी पहले कि क्या उनका रिस्क कवर एट प्लेस है, क्या उनने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है, ऑल दिस थिंग्स। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट आपका इमरजेंसी फंड है कि नहीं जगह पे। अगर ये तीनों चीजें एकदम फुल प्रूफ हैं तो आप बेशक 25,000 की SIP शुरू करें। अगर नहीं है तो आप पहले यू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, और उसके बाद जो पैसा बचता है उससे आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो शुरू करें। 15 साल मुझे लगता है इन्होंने रैंडमली एक टाइम फ्रेम दे दिया है अपने पोर्टफोलियो को। ऐसा ना करें, आप लिस्ट डाउन करिए अपने गोल्स को। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि टेक अ साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। आप रैंडमली कुछ भी मत करिए। आप देखिए, अगर आप अभी शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी शादी होनी है, फिर बच्चे होने हैं, फिर रिटायरमेंट होना है, आपको घर लेना है, बिकॉज यू आर यंग, सो सारे एस्पिरेशंस अभी बाकी होंगे। आपने वर्ल्ड ट्रैवल करना है या आपने बड़ी गाड़ी खरीदनी है। ऑल ऑफ दिस गोल्स यू हैव टू लिस्ट डाउन एंड अटैच एन अमाउंट टू इट एंड देन स्टार्ट सिस्टमेटिकली। और फिर भी अगर आप कहेंगे कि नहीं मेरा सब हुआ है, मुझे 15 ही साल के लिए आप पोर्टफोलियो बताएं, तो जैसे कि हम हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, आप 5 अलग अलग तरीके के कैटेगरीज के 5 फंड चुनिए, जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, एक थीम फंड भी हो, मल्टी एसेट भी ले लें, फ्लेक्सी कैप ले लें, मल्टी कैप ले लें। इस तरीके का मिला जुला एक पोर्टफोलियो बनाएं तो आई थिंक यू विल बी एबल टू मेक गुड वेल्थ। ओके, लेकिन पोर्टफोलियो से पहले वाले काम बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक इमरजेंसी फंड इन प्लेस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। राजेश, आई होप ये सब भी आपने वर्कआउट किया होगा। तो पहले ये 3 इंपॉर्टेंट, ओके, ऑल आर अचीव्ड, नेक्स्ट इज सिप स्टार्ट। क्या बात है, बहुत अच्छे राजेश। ये जो पोर्टफोलियो बनाएं उस पे आप बने रहें, पैनिक ना करें ड्यूरिंग अप्स एंड डाउन्स। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहे हैं तो आप पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करें, बिकॉज दैट्स द नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी, और मार्केट नीचे जा रहे हैं तो हम डर के उसको बंद कर दें। ऐसा ना करें, आप बने रहें अपने पोर्टफोलियो में, और 5 अलग कैटेगरीज के फंड आप अच्छी फंड हाउसेस के आप चुने अपने पोर्टफोलियो के लिए। अगर इसको और डिटेल में आप बताना चाहते हैं तो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप ले लीजिए 5,000 रुपए का, इन्वेस्को कॉन्ट्रा ले लीजिए 5,000 रुपए का, आप कोटक मल्टी कैप ले लीजिए 5,000 रुपए, व्हाइट ओक मिड कैप ले लीजिए 5,000 रुपए, और बंधन का स्मॉल कैप ले सकते हैं 5,000। परफेक्ट। सो बहुत अच्छा लगा राजेश जी, तो आपने, हमने जैसे पूछा आपसे कोई सवाल, उसका जवाब भी आपने दे दिया, तो इसलिए मैम बेटर पोजीशन में थी आपको बताने के लिए कि बिल्कुल अब तो हरी झंडी है, आप सिर्फ शुरू कर दीजिए,
नो चिंता एट ऑल। नहीं, ये राजीव जी नहीं, ये राजेश जी हैं जो कि हमसे लाइव पूछ रहे हैं, जिनका हम जवाब राजीव जी का हो चुका है। मैम, एक लाइव क्वेश्चन जो हमारे पास आया है ईमेल पे अभी अभी हमारे प्राइम मेंबर्स का, ये मैंने आपसे पहले से शेयर नहीं किया है, तो आई नो आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी में हर्षले जी की मदद कीजिए। हर्षले सिंह जी का पोर्टफोलियो मैं आपको बता रही हूँ मैम। तो वो पूछ रहे हैं कि उनकी डाइवर्सिफिकेशन जो है वो पोर्टफोलियो में ठीक है या नहीं है। हर्षले सिंह जो है 20 साल में 2 करोड़ का टारगेट रखते हैं और ये निवेश कर रहे हैं एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स में 10,000, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 5,000, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड 5,000, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 5,000, एचडीएफसी का स्मॉल कैप 10,000, एचडीएफसी का मिड कैप 5,000। तो 2 इंडेक्स फंड है, एसबीआई का निफ्टी 50 और आईसीआईसीआई का निफ्टी नेक्स्ट 50। फ्लेक्सी कैप 2 है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। स्मॉल कैप एक है, एचडीएफसी का स्मॉल कैप, और मिड कैप भी है एचडीएफसी का। 40,000 की सिप इन ऑल कर रहे हैं, 20 साल तक निवेश करेंगे, 2 करोड़ का टारगेट है, 10% से टॉप अप करेंगे। क्या इनके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन सही है? क्योंकि हो सकता है, क्योंकि 3-3 स्कीम इन्होंने एचडीएफसी की ली हुई है। तो प्रियंका, 3 स्कीम एचडीएफसी के लिए हुए, ये तो एक बात है ही। साथ में इन्होंने जो एसबीआई का निफ्टी 50 लिया हुआ है इंडेक्स फंड, वो एक लार्ज कैप कैटेगरी का, उसमें 10,000 की एसआईपी है, ठीक है। उसके बाद एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में भी लार्ज कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी लार्ज कैप होता है। इनफैक्ट some of the mid cap funds also have exposure to large cap looking at the market situations. तो मुझे लग रहा है 20 साल के टारगेट में इतना सारा skewed towards large cap is not necessary. आप थोड़ा अग्रेसिव प्ले कर सकते हैं। ये मैं बिना इनके रिस्क एपेटाइट जाने बात कर रही हूँ। अगर इनकी जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है तो बहुत सही है, आप इसी तरह बने रहें, बट मुझे लगता है थोड़ा सा जोखिम उठा सकते हैं मार्केट का। यही आप देखेंगे ना प्रियंका, इन्होंने एचडीएफसी स्मॉल कैप में 10,000 की एसआईपी कर रखी, तो कहीं ना कहीं रिस्क तो ये उठाने को तैयार है, बट लेट अस गो इन अ लिटिल सिस्टमैटिक मैनर। तो आपने दो आउट ऑफ 40,000 दो पैसिव फंड्स लिए हुए निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक्टिव प्ले किया जा सकता है मार्केट्स में, क्योंकि पैसिव में से ज्यादा जब हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट टेक द एक्सपर्टीज ऑफ द फंड मैनेजर्स एंड यूज देयर एक्सपीरियंस ऑफ द मार्केट्स। तो आपको चाहिए तो आप एसबीआई निफ्टी 50 में बने रहें, 5,000 कर लें उसमें 10 की बजाय। आईसीआईसीआई प्रू के आप वैल्यू फंड में जा सकते हैं, बिकॉज गिवन फैंटास्टिक रिटर्न्स और 20 साल का नजरिया बहुत अच्छा है एक वैल्यू फंड के लिए। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से हटके आप एचडीएफसी मिड कैप में जो कर रहे हैं बस उसे चालू रखिए। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आप हटा के मल्टी कैप भी ले सकते हैं, जैसे आप वाइट ओक का मल्टी कैप या इन्वेस्को का मल्टी कैप ले लें तो बेटर डाइवर्सिफिकेशन होगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप बने रहे इन द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। एचडीएफसी स्मॉल कैप, अब अगेन एचडीएफसी का स्मॉल कैप, एचडीएफसी के दूसरे, तो आप उसको हटके या तो मिराज स्मॉल कैप या बंधन स्मॉल कैप की तरफ रुख कर सकते हैं। इवन निप्पॉन स्मॉल कैप इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज इनके पास निप्पॉन का भी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है। सो इस तरह के थोड़े चेंजेस करेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छा ये रिटर्न, बेटर रिटर्न्स बना सकते हैं। और रही बात 20 साल में 2 करोड़ बनाने की, तो ये गोल बिल्कुल अचीव कर सकते हैं अगर इसमें थोड़ा सा स्टेप अप भी इंक्लूड कर दें तो। ओके, जो कि इन्होंने लिखा है कि 10% से स्टेप अप करेंगे, सो वेरी गुड हर्षले जी, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और डाइवर्सिफिकेशन को लेके आपके मन में जो सवाल था उसको भी क्लैरिफाई कर दिया पूनम मैम ने। कुछ और कैटेगरीज, कुछ और एएमसीज को ऐड किया है आपके लिए, कुछ कम भी किया है, तो उसका ख्याल रखिएगा। ऑलराइट, सो पूनम मैम, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। हैप्पी दिवाली टू यू। और दिवाली के ठीक पहले हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियोज को रिव्यू करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका मैम। माय प्लेजर ऑलवेज। ओके, सो पूनम मैम आती है, और इसी तरह हर वेडनेसडे को जब हम शो लेकर आते हैं तो पूनम मैम जो एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स आपके पोर्टफोलियोज को रिव्यू करते हैं। और अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो उनसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो क्वेश्चन भेजिए money9prime@tv9.com पर। Money9 प्राइम के मेंबर बनिए और इस तरह के एक्सक्लूसिव सेशंस का हिस्सा बनिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार।